नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले लगातार कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही एएसआई की जो भर्ती आई हुई है, उसका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं। उसमें हम अगली कड़ी की बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑफ वर्किंग कंप्यूटर के बारे में। इसके पिछले कुछ टॉपिक हम करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख लेना। साथियों, जैसा कि इसमें हम करने जा रहे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश को फोकस करके कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य एग्जामों में नहीं आएगा। ये जो है एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, ये डीएई मतलब जो एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है, उसकी जो पोस्ट आई हुई है, उसकी एग्जाम होने वाली है, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आदि जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता है सरकारी एग्जामों में या प्राइवेट जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो ये आपको उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, ये इसकी प्लेलिस्ट है जो कंप्यूटर की अभी तक हमने जितनी क्लास ली उसकी, साथ ही स्टैटिक जीके का जो सर जी करवा रहे हैं नीरज सर, बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं। एग्जाम अकॉर्डिंग है, बिल्कुल एग्जाम में बैठने वाले टॉपिक जो पूछा जाता है उसी हिसाब से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। कंप्यूटर की जो है हमारा आज पहली क्लास इसकी है कार्य पद्धति की। कंप्यूटर जो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो कार्य कैसे करता है उसके बारे में। दोस्तों, ये जो है हमारा क्लास, ये आपको प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं, और आपको कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य पद्धति। दोस्तों, कंप्यूटर का जो कार्य है, मतलब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसके लिए कुछ हमारा कुछ रूल होगा, कुछ करने का एक क्राइटेरिया रहेगा। वैसे ही कंप्यूटर का भी अपना एक कुछ कैसे कार्य करता है, किस किस संसाधनों का उपयोग करता है, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में पहले ही बता दिया है कि हार्डवेयर क्या है। पहली क्लास में बताया था आपको, जैसा कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इनके बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने उस क्लास में बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ साथ डेटा भी आवश्यक है। ये आपको वहां पर बताया था वर्गीकरण करते टाइम पे। अब यहाँ पर जो बता रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जो भी कंप्यूटर है उसके लिए क्या जरूरी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही अति आवश्यक है। इनके बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता है, तो दोनों ही आवश्यक है। जिस तरह से हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, वैसे सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली मोटे तौर पर 5 भागों में बांटी है। मतलब ये काम कैसे करता है, किन किन संसाधनों का उपयोग करता है, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 5 कौन कौन से हैं, ये रहे एक फ्लो चार्ट के रूप में। इसमें है कंप्यूटर कार्य प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया है। कौन सा है, इनपुट है, भंडारण क्षमता है मतलब स्टोरेज, प्रोसेसिंग कैसे करता है, प्रोसेस काम कैसे कर रहा है, आउटपुट, फिर उस प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, देन उसके बाद उसका कंट्रोल करता है। मतलब ये सारा जो कार्य कर रहा है, इनपुट आ रहा है, स्टोरेज हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है और आउटपुट मिल रहा है, इन सबको निर्देश कौन दे रहा है, वो दे रहा है अब कंट्रोल यूनिट। क्या करती है, पूरे सिस्टम को, पूरे ही कंप्यूटर को वर्क का जो गाइड करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। जिस तरह से हम लोगों को, मनुष्य को कोई भी कार्य करने के लिए हमारा दिमाग निर्देशित करता रहता है। जैसे हमें कोई भी अगर कांटा लग गया, कहीं भी कुछ चुभ गया है, तो उसका तुरंत हमें इन्फॉर्म मिलता है, जानकारी मिलती है। कहीं भी अगर थोड़ा हमारे पास कुछ कट पीट गया, हाथ में कुछ भी लग गई है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग हमें क्या करता है, तुरंत अवगत करता है कि हमें यह प्रॉब्लम हो रही है। ठीक उसी तरीके से ये कंट्रोल यूनिट भी कार्य करता है कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि इनपुट क्या कहता है, कंप्यूटर में डेटा तथा अनुदेशों को डालना कार्य करता है। इनपुट क्या कार्य करता है कंप्यूटर में, उसको डेटा देगा, उसको निर्देश देगा, उसको जो उसको जरूरत है कार्य करने के लिए कि किस सेंस में उसको काम करना है, उसके लिए डेटा उपलब्ध कराने का कार्य कौन करता है, वो करता है इनपुट। और भंडारण में क्या होता है, जो डेटा और अनुदेश है, मतलब जो हमने डेटा जो भी दिया है, जो भी प्रोग्रामिंग करने के लिए उसको गाइडलाइन की है, उसको दिया है कंप्यूटर को, उसका स्टोरेज कहाँ किया जाएगा, तो स्टोरेज किया जाएगा आपका स्टोरेज में। मतलब उसका स्टोरेज वाली जो क्षमता होती है वहां पर रखा जाता है। प्रोसेसिंग, इसके बाद जैसे उसने स्टोरेज किया, जो उसको प्रोसेस के लिए जो डेटा भेजा, तो प्रोसेस किस तरह करेगा, अंकीय गणितीय गणनाएं करेगा और साथ ही तार्किक रूप से गणनाएं करने का कार्य करेगा। इसके बाद क्या होगा, आउटपुट, जो हमने इनपुट दिया है, यानी कि जो हमने डेटा दिया, किसी भी तरह का जो भी डेटा दिया है, जो भी मान लो जैसे मैंने कुछ कार्य लिखने के लिए दिया है, तो वो लिखा हुआ जो प्रिंट आउट मुझे कुछ मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, वो आउटपुट वाले से मिलेगा। मतलब जो भी मैंने डेटा दिया है उसका परिणाम कहाँ से प्राप्त करूंगा मैं, आउटपुट वाले डिवाइस से। कंट्रोल क्या कर, विभिन्न क्रियाओं और प्रक्रियाओं और गतिविधियों क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे अभी बताया मैंने आपको कि ये क्या करता है, पूरे सिस्टम का कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि कंप्यूटर जो होता है उसका
नियंत्रक या नियंत्रण करने वाला कौन सा सिस्टम होता है? तो होता है कंट्रोल यूनिट। वो कौन सी यूनिट होती है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ये रहा दोस्तों इसका एक ओवरव्यू डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं कि जो होता है इसमें क्या क्या होता है, मतलब उसका कार्य किस किस तरह से कर रहा है। तो ये होता है इनपुट देने के बाद ये जाता है आपके पास मेन मेमोरी में, और आप जो भी हम स्टोर करते हैं वो मेन मेमोरी में भी हो सकता है और वो सेकेंडरी मेमोरी में भी हो सकता है। तो ये जो आपकी यूनिट हुई है वो कौन से? स्टोरेज यूनिट हो जाएगी। स्टोरेज यूनिट रहेगी ये, मतलब आपकी जो स्टोरेज करने की क्षमता है उसकी यूनिट है, स्टोरेज यूनिट आएगी ये वाली। और इसके बाद आपका ये आ जाएगा आपका सीपीयू वाला, जो सीपीयू है मतलब इसमें कंट्रोल यूनिट भी इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आपकी कंट्रोल यूनिट भी आ जाएगी, कंट्रोल यूनिट इसमें आ जाएगी। इसके बाद आपका जो ये डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है ये एएलयू में होगा। इसके ये जो है आपका इंटरनल मेमोरी मतलब आंतरिक। अब इंटरनल में क्या कौन कौन सी मेमोरी होती है? आपकी होती है रजिस्टर और प्लस कैश। रजिस्टर और कैश दोनों मेमोरी कहाँ होती है? आपके इंटरनल में होती है। और आपने जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी आपने डेटा दिया, उसका प्रोसेस होने के बाद में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट प्राप्त होगा, जो कहां से होगा? आउटपुट यूनिट से प्राप्त होगा। और ये डेटा का पाथ कौन कौन सा है? ये रहा आपका रेड वाला जो दिखा रहा है, इसमें रेड का मतलब यहाँ दिखा हुआ है कि डेटा जा रहा है, डेटा का फ्लो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इसमें जा रहा है, यहाँ से इसमें जाएगा, देन वापस एएलयू में प्रिंट हो, मतलब प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? वापस आएगा आपके पास यहाँ मेमोरी में, और मेमोरी के बाद में कहाँ जाएगा? वापस वो आउटपुट के लिए जो है यहाँ से प्रोसेस करते हुए आपको कहाँ जाएगा? ये कंट्रोल यूनिट पे, कंट्रोल यूनिट से कहाँ जाएगा? आपके पास आउटपुट के पास जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा आपको जो अभी मैंने आपको ये बताया ना, इसी का एक डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश की कि किस तरह से कार्य करता है। मशीन साइकिल किसे कहते हैं? जो हम जिसे हम सीपीयू कहते हैं, अक्सर हम आम भाषा में जिसको सीपीयू कहते हैं कि मतलब जो कंप्यूटर होता है उसको साइड में रखा रहता है जिसकी वजह से वो चल रहा है, तो उसमें मशीन साइकिल होती है। मशीन साइकिल क्या होती है? अंदर जो सीपीयू रखा है, अंदर जो सारा सिस्टम रखा है, मदरबोर्ड वगैरह सब रखा है, और उसको एक खाका के रूप में रखा जा रहा है, उसी को मशीन साइकिल कहते हैं। जैसे कि ये कुछ भी सामान रखा रहता है अंदर, और ये क्या होता है? इस तरह से बना रहता है, वो उसके अंदर ये पोर्ट बने रहते हैं ये सारे। ये क्या है आपका? आप इसको सीपीयू कहते हो अक्सर, लेकिन ये क्या होता है? आपकी मशीन साइकिल होती है, मशीन साइकिल होती है। ठीक है, तो मशीन साइकिल क्या होती है? कंप्यूटर द्वारा किसी भी छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने से पहले मुझे उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी लानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ मशीन जानकारी के बारे में, मशीन साइकिल के बारे में, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा होगा, मैं एक प्रक्रिया से गुजरा हूँ, तभी जाके मैं आपको बता पा रहा हूँ, तभी मैं आउटपुट दे पा रहा हूँ। तो वही है कि अगर कंप्यूटर को आउटपुट दे रहा है तो वो पहले क्या करेगा? आपको एक प्रोसेस से गुजरेगा, उसको गुजरना ही पड़ेगा, उसके बाद वो प्राप्त करेगा। और ये जो मशीन साइकिल है इसको भी कार्य करती है तो ये 4 चरणों में करती है। इसकी स्टेज कितनी? 4 स्टेज है। पहला स्टेज क्या है इसका? फेच में क्या होता है? मेमोरी को आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है, मतलब इसमें निर्देश करना होता है, निर्देश मिलता है किसमें? फेच में। जो जरूरी है कि ये कार्य करना है, ये ऐसा करना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कब कौन सी चीज बोलना है, ये मुझे निर्देश कौन कर रहा है? मैं अपना मेरा दिमाग को क्या कर रहा है? निर्देश दे रहा है। वैसे इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है? निर्देश प्राप्त होता है फेच वाली कंडीशन में। अगला चरण है डिकोड करता है क्या? प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य कमांड में बदलना। जैसे कि ये जो डिकोड का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको समझा पा रहा हूँ, कंप्यूटर लैंग्वेज को अपनी भाषा में समझा पा रहा हूँ, आपको आम भाषा में समझा पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? डिकोडिंग हो रहा है। डिकोडिंग मतलब उसको आम, मतलब जो सामने वाला पर्सन उसको समझ सके उस भाषा में बदलना। इसके साथ क्या है? एग्जीक्यूट में क्या होता है? इन कमांड्स को प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि उसको प्रोसेस किया जाता है कि जो भी हम डेटा दिया है, जो भी हमारे पास डेटा आया है, ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो फॉल्स वाला आउटपुट देगा, अगर सही है तो ट्रू वाला आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ क्या है? स्टोरेज क्या होता है? एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त परिणामों को स्टोर करता है। स्टोरेज में अभी आपको मैंने बताया मेमोरी का कार्य क्या होता है? स्टोर करने का होता है। तो क्या करेगा? जो भी परिणाम मिला उसको, जो भी निर्देश मिला है एग्जीक्यूशन के होने के बाद, उसका क्या करेगा? वो स्टोरेज करेगा। मेमोरी में क्या होगा? उसका स्टोरेज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताई है, ये जो 5 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट जो बताए हैं, इनका एक डायग्राम के रूप में लेके आए हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, क्या प्रोसेस है, किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि इनपुट के रूप में डेटा देंगे। ठीक है, इस डेटा कलेक्शन, हाँ, ये सबसे पहले क्या करें? हम डेटा का कलेक्शन करेंगे। जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमने डेटा बनाया है, जैसे मैंने आपको ये क्लास दे पा रहा हूँ, तो इस क्लास को देने के बाद मैंने एक एक जमाया है कि जैसे मैंने ये आपको सारी चीज बताई कि मशीन लैंग्वेज ये है, इसके साथ मैंने ये डायग्राम डाला, तो ये मैंने क्या किया? डेटा का कलेक्शन किया, अलग अलग से इकट्ठा किया, देन उसके बाद आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? मेरा डेटा का कलेक्शन किया। फिर उसके बाद क्या करा? जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे पा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? इनपुट, मैं डेटा क्या कर रहा हूँ? इनपुट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ? मैं आगे कर रहा हूँ क्या? प्रोसेसिंग, मतलब मैं जो वीडियो है उसमें क्लास में आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास सामने क्लास ले रहा हूँ,
तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। देन आपके पास क्या हो रहा है, आउटपुट प्राप्त हो रहा है। आउटपुट प्राप्त मतलब जो आप देख पा रहे हो, क्लास देख पा रहे हो व्यवस्थित रूप से, ये आपको क्या हो रहा है, आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, स्टोरेज, यानी कि जब भी मैंने इसको रिकॉर्ड किया था आउटपुट देने के लिए, तो उसको यूट्यूब पे क्लास अपलोड की, तो वहां क्या हुआ है कि स्टोरेज मिल गई उसको, तो वहां क्या हो गया, वो अपलोड हो गई। तो ये क्या हुआ, पूरे एक प्रोसेस से गुजरा। ये एक पूरी साइकिल है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है इसको। ठीक, और ये आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट करके इसको बना सकते हैं पूरा व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको व्यवस्थित रूप से पढ़िएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो अभी आपको बताया गया कैसा कैसा होता है वो मशीन, तो ये इस तरह की होती है, जो सीपीयू जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या क्या लगा होता है। ये जो अभी आपको डायग्राम बताया जिसको उसके सामान्य लैंग्वेज थी, इसमें जैसे फेच आ रहा, देन उसके बाद क्या हो रहा है, डिकोड हो रहा है। डिकोड कौन कर रहा है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट कर रही है। फिर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिकल नहीं होता है, लॉजिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है स्टोर। स्टोर होने के बाद क्या हो रहा है, आपके पास स्टोर कहाँ पर हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है, इसमें रैम या जिसमें भी आपकी मशीन में जो भी रैम लगी हुई है उसमें स्टोर होगा। ठीक, और ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस किससे गुजर रही है, ये इसी में गुजर रही है, इसमें गुजर रही है। ये देखो डायग्राम्स आपको ये एरो किस लिए बनाया गया, ये इसी से गुजर के ये वाली बन रही है। ये पूरी प्रोसेस गुजर रही है, कहाँ से, फेच हो रहा है, स्टोरेज सॉरी डिकोड हो रहा है, फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसका स्टोरेज कर रहा है, फिर आउटपुट के रूप में आपको मेमोरी में दे दिया जाता है, जिससे होगा और आउटपुट दे दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है आगे, आगे है कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख घटक। घटक कौन कौन से इसको, मतलब कि मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंपोनेंट कौन कौन से इसके, कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से है, इनपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, सिस्टम यूनिट है और आउटपुट यूनिट है। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा सर ये रिपीट करवा रहा हूँ, वो अलग है, वो क्या है, प्रोसेस थी, उसका कार्य किस किस आधार पर करेगा, उसमें उसके प्रमुख घटक कौन से, किस कहाँ से गुजरना पड़ेगा, उसको किस तरीके से गुजरना है, वो बता रहे हैं इसका क्या, कंपोनेंट में। इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। जो सिस्टम यूनिट होती है उसके अपने आप में 3 भाग होते हैं। अब सिस्टम यूनिट में कौन कौन से होते हैं, आपका मदरबोर्ड होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसके बाद में मेमोरी यूनिट होता है। ये कौन से होते हैं, सिस्टम यूनिट के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन सा, मदरबोर्ड, सीपीयू और मेन मेमोरी, या जो भी आपकी मेमोरी यूनिट होती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इसका अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं अभी हम लोग कि इनपुट डिवाइस है, ये जो आपको बताया जैसे इनपुट डिवाइस है, तो अभी इन सबका हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे डिटेल में। इनपुट डिवाइस क्या करता है, डेटा प्रोग्राम और अनुदेशों और निर्देशों को कंप्यूटर में ढालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक युक्ति को इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब इनपुट क्या कर रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है, वो क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, क्या कर रहा है, आउटपुट के रूप में। मतलब जब भी आप सॉरी इनपुट दे रहा है, इसको कंप्यूटर को क्या दे रहा है, वो इनपुट। जैसे कि आपका मैं जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, क्या इनपुट लिख दिया, ये आई लिख दिया इनपुट का, तो इनपुट का आई लिखा, तो ये क्या है, इनपुट गया इस डिस्प्ले के पास, पहले सिस्टम के पास, तो ये क्या कर रहा है, इनपुट देना काम कर रहा है, मतलब डेटा ढालने का काम कर रहा है, कोई प्रोग्राम रन करवाना वो दे रहा है। इसमें जैसे माइक्रोफोन है, वेब के कैम है, ये सारे जो दिखा दे रहा है आपको, बहुत सारे स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो ये आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये कौन सा कीबोर्ड माउस है, ये सारे इनपुट डिवाइस है। आपको ये इनके नाम याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, इसके साथ क्या है, ये दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा हुआ साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी में लिखा है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे शब्द तो इंग्लिश में चलती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज तो इंग्लिश में भी चलती है, ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश का कोई यहाँ रहेगा, यहाँ कॉमन चलेगी सारी चीजें। इसके बाद आगे आता है आपका, वो रहता है, ज्यादा बड़ा हो गया, उपयोगकर्ता से डेटा व अनुदेश प्राप्त करता है। उपयोगकर्ता कौन, इनपुट जो है क्या करता है, डेटा को प्राप्त करता है, कहाँ से, उपयोगकर्ता। जैसे मेरे को कुछ भी अगर निर्देश देना, मैं बोल पा रहा हूँ तो माइक के माध्यम से आपके पास आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो आपके सामने प्रेजेंट होने से पहले क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग के लिए किसके पास जा रही है, जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर जा रही है। ठीक, तो क्या हो रहा है, डेटा प्राप्त करता है और अनुदेश डेटा को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। मैं आवाज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इसको क्या कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आवाज रिकॉर्ड होकर उसमें रिकॉर्डेड की जा रही है, देन आपके पास सामने रखी जाएगी, तो आपको डिजिटल रूप में मिल रही है, आप क्लास ले पा रहे हो, आपको मिल पा रहे है, तो किस रूप में मिल रही है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करके मिल रही है, प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसके एक प्रोसेस से गुजरता है कि किस तरह से क्या करना चाहिए, तो प्रोसेसिंग करता है। ये सारा कार्य कौन करता है, इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस के कार्य थे। अब इनपुट डिवाइस में कौन कौन से प्रमुख इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, प्रकाशीय पेन मतलब लाइट पेन, बारकोड रीडर जो है वो, माइकर जो होता है आपका, वो बैंक में उपयोग किया जाता है, बैंक का जो चेक होता है उसको स्कैन करने के, वहां पर उसको पढ़ने के लिए।
पंच कार्ड रीडर, ठीक है। ये सारे क्या क्या है आपके दोस्तों, याद रखना पंच कार्ड रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस के सारे कौन कौन से थे, कुछ है प्रमुख, बहुत सारे हैं जिसमें से कुछ के नाम लिखे हमने आपके सामने, सबके लिखना पॉसिबल भी नहीं है। और आप भी याद रखिएगा, कुछ इनपुट डिवाइस कुछ आउटपुट डिवाइस का याद रखना, कुछ कॉमन है उनको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से आता है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है, इस तरीके से। आगे चलते हैं मेमोरी यूनिट। दोस्तों ये थी हमारी इनपुट वाली, अब आगे अगली कौन सी आ रही कड़ी, इनपुट मेमोरी यूनिट। इनपुट कंप्लीट हुआ, अब आगे हमारी कौन सी, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, यूनिट में डेटा और अनुदेशों को प्रोसेस से पहले और प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतिम परिणामों को कहाँ स्टोर किया था। जैसे मैंने प्रोसेस के लिए कोई दिया है, जैसे आपके सामने वीडियो मिल पा रहा है, तो इससे पहले इसको कहाँ मैंने सेव किया होगा रिकॉर्ड करते टाइम, तो ये सेव किया गया पहले, देन उसके बाद अपलोड किया गया, तो अपलोड करने के बाद फिर यूट्यूब वाली स्टोरेज में गई, तो दोनों ही पहले मतलब अनुदेश जो भी है उससे पहले क्या, डेटा प्रोसेस से पहले, प्रोसेस करने से पहले, रन करने से पहले और रन होने के बाद जो रिजल्ट मिला उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करता है, मेमोरी में रखा जाता है स्टोर करके। और जो मेमोरी होती है ना, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं, वो होती है मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक तो मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। पर मुख्य मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसमें क्या करता है कि जो भी हम ये सिस्टम यूनिट के अंदर स्टोर होती है मेमोरी, कौन सी, मेन मेमोरी। आपकी जो सीपीयू होता है ना, वही इसको साथ में लगा रहती है, मेन मेमोरी बाहर से नहीं लगाई जाती है, तो ये जो अंदर लगी रहती है साथ में पहले ही, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनी हुई रहती है, ठीक है। इसका डेटा भी चलता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में चलता है मेमोरी में, तो ये किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक। इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, कम होती है, और गति क्या होती है, तीव्र होती है। अगर उसके पास, जैसे मैं कोई कार्य कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, अगर मेरे अंदर बहुत सारा अगर बोझ भरा रहेगा ज्यादा, तो मैं क्या कर पाऊंगा उसमें, आपको समझाते टाइम पे एग्जाम्पल देने में नहीं दे समझ पाऊंगा सही से, जो क्लियरिटी के साथ समझा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे, मेरे पास स्टोरेज उतनी है जितनी जरूरत है, और उसके बाद मुझे कार्य करना हो, तो मैं अच्छे गति से कर सकता हूँ। अगर आपको 5 किलो, अगर आपको कोई वजन उठा के जाना है 10 किलोमीटर तक, 5 किलो के गेहूं गेहूं मान लिया जाए, आपको लेके जाना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए, और वहीं तो आप 1 घंटे में पहुंचते हो, 1 घंटे में पहुंच रहे हो, ठीक है, 1 घंटे में। लेकिन अगर आप वहीं आपको बोल दिया जाएगा 25 किलो गेहूं लेके जाओ और 10 किलोमीटर ही जाना है, तो कितने में पहुंचोगे, तो आपको टाइम बढ़ जाएगा, आपको 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी लगना होगा, वो आपका क्या होगा, टाइम अपना में बदल जाएगा। क्या बदला है, क्योंकि आपके कार्य का क्या हो गया, लोड हो गया, ओवरलोड हो गया, तो कार्य आप इतनी स्पीड से नहीं कर पाते हो। उसी प्रकार अगर इसकी क्षमता कम है, तो ये कार्य क्या करेगी, जल्दी करेगी। सेकेंडरी मेमोरी क्या करेगी, उसका कार्य गति धीमी रहेगी, क्यों, क्योंकि उसकी स्टोरेज क्षमता अधिक रह जाएगी वहां पर। इसीलिए इनमें ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है अधिकतर, कि किस मेमोरी का स्टोरेज, ऐसा क्वेश्चन ऐसा बनाया पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस कथन को फॉलो करता है कि स्टोरेज क्षमता कम होने पर भी उसकी तीव्रता अधिक होती है, तो वो आपका आएगा मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक। यह एक क्या होती है, अस्थायी डाटा को सेव करती है, मतलब ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या, टेम्परेरी मेमोरी किसे कहा जाता है, मेन मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है, ये दिमाग में रखियो। उदाहरण कौन कौन से इसके, जैसे रजिस्टर है, कैश है, रोम है, रैम है, ये सारी क्या आपकी कैश मेन मेमोरी के उदाहरण है, मतलब ये उसके ही टाइप है। कौन कौन से, रजिस्टर है, कैश है, रोम है और रैम है, ये कौन से है, मेन मेमोरी के। चलता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। मतलब जो इसकी परमानेंट ये जो हमारी जो भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें जो डेटा जो, जैसे हमें लॉन्ग समय के लिए, मान लो हमें साल 1.5 साल के लिए कोई भी डेटा एकत्रित करना है, 1 महीना 2 महीना, किसी ऐसे कार्य के लिए डेटा को हमें सेव करना है, तो कहाँ सेव की जाएगी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। कम खर्च में भी विशाल भंडारण क्षमता, मतलब इसके जो हमारा, जैसे हमारे जो मेन मेमोरी होती है, इसका बजट ज्यादा होता है, उसका खर्च ज्यादा होता है इसको लेने के लिए, उसकी तुलना में सेकेंडरी मेमोरी का खर्च क्या होता है, कम होता है। और भंडारण क्षमता मतलब इसका स्टोरेज जो है इसकी, वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो इसके काम करने की तीव्रता कैसे होगी, इसको कार्य करने की गति कैसे होगी, इसके कार्य की गति जो होगी वो क्या होगी, गति धीमी होगी। कार्य करने की जो गति है वो क्या हो जाएगी, आपकी धीमी हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका भंडारण क्षमता ज्यादा है। इसके साथ इसका उदाहरण कौन सा है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सारे क्या आपका सेकेंडरी मेमोरी है। दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, छांट के दिए हैं आपको एग्जाम्पल सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ये कौन सी मेमोरी का भाग है, जैसे रजिस्टर, कैश, रोम। इधर आपको दीजिए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क।
ऐसा कुछ विकल्प नहीं दिया, बोल दिया कौन सा मेन मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है, कौन सी मेन मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो ये आपको याद रखना आवश्यक है। आगे चलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर अभी हमने क्या पढ़ा, मेन मेमोरी, सेकंड मेमोरी। अब मेन मेमोरी के टाइप पढ़े थे हमने, कौन से, रजिस्टर है, कैश है, रोम है, रैम है। ये किसमें आता है, मेन मेमोरी में। तो ये रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या करता है। तो रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित, मतलब जब हम सीपीयू का निर्माण करते हैं, जब निर्माता कंपनी जो भी निर्माण कर रही है इसको, जो भी निर्माण करता कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है इसका, उसी समय क्या करती है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसी टाइम क्या करती है इसका मैन्युफैक्चर करती है। ये क्या होती है, जब आप बना रहे हो तभी, मतलब जब आपका सिस्टम बना है तभी इसको क्या किया जाता है, बना करके रखा जाता है। अत्यंत तीव्र गति की प्राथमिक मेमोरी, सबसे तीव्र क्यों, क्योंकि जैसे ये जो होता है आपका सीपीयू, ये सीपीयू होता है, इसके बिल्कुल नजदीक कौन सी होती है, तो वो रजिस्टर होती है, बिल्कुल सीपीयू के साथ में जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि सीपीयू के साथ में तो बनाया जा रहा है इसको, तो ये गति क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मान लो आपको 5 किलोमीटर जाना है और कोई भी सामान लेके, और एक 10 किलोमीटर के लिए जाना है, तो पहले कौन कहाँ आपका सामान जाके रखोगे आप, जो भी आपको पहले रखोगे नजदीक वाला रखोगे ना, 5 किलोमीटर। वैसे ही आपसे जो सीपीयू के सबसे नजदीक होगी उसका डेटा पहले प्रोसेस होगा, तो उसकी गति भी ज्यादा रहेगी तेज, इसीलिए रजिस्टर की गति तेज होती है। क्या होती है, इसकी गति भी तीव्र होती है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि जब सीपीयू कार्य कर रहा होगा ना, कार्य कर रहा होगा सीपीयू, उस समय क्या करता है, ये मेमोरी अपने पास डेटा स्टोर रखती है, जो भी प्रोसेस के लिए डेटा आना होता है वो रखा जाता है। साथ ही क्या होता है, जो भी डेटा प्रोसेस हो चुका है उसको भी अपने पास टेम्परेरी रखती है। तो ये सारा कार्य कौन करता है, ये सारा स्टोरेज कहाँ होता है, रजिस्टर में होता है। तो वो इसलिए इसको क्या कहा गया, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्यों कहा गया, क्योंकि ये कार्यकारी, मतलब उस समय उसके हेल्प कर रही है कार्य करने में। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो और आपके कार्य में कोई हाथ बटा लिया, हाथ बटाने वाला हो, आपका साथी कोई मदद कर रहा हो, तो वो क्या होगा, आपका वर्क पार्टनर हो गया। वैसे ही क्या हो रहा है, ये कार्यकारी मेमोरी मतलब उसका पार्टनर बनने की इसकी सीपीयू की। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस करता है। जो सीपीयू है ना, वो प्रोसेस कहाँ के डेटा को करता है, जो रजिस्टर में डेटा गई हुई है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, तो पहले कहाँ जाएगी, रजिस्टर में जाएगी, तब जाकर प्रोसेस हो रही है। आपको कुछ भी करना है तो जो आपके सबसे नजदीक होगा उसका कार्य आप पहले करोगे। ठीक वैसे ही क्या करता है सीपीयू, रजिस्टर में जो डेटा है उसी को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ये था रजिस्टर। अगला चलते हैं हम कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो कैश मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़े होती है, वो सीपीयू के नजदीक होती है। जैसे ये सीपीयू बना हुआ है और यहाँ पर इसी में कैश मेमोरी लगी है, लेकिन सॉरी कैश मेमोरी नहीं, रजिस्टर मेमोरी लगी हुई है और इसी के साथ ये सीपीयू बन गया। देन इसके बाद क्या है, यहाँ से जो इसका कनेक्शन होता है, किसका होता है डायरेक्ट कनेक्शन, ये कनेक्शन होता है किसका, आपका कैश मेमोरी का। यहाँ पर कैश मेमोरी का कनेक्शन होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्शन होता है इसका। डेटा का स्थानांतरण गति जो है वो क्या होती है, इसमें तीव्र तीव्र होती है, मतलब इसमें भी डेटा जो तीव्र गति से बहता है, क्योंकि इसमें परमानेंट सेव तो रहेगा नहीं, टेम्परेरी सेव रहता है इसमें डेटा, तो क्या करता है, तीव्र गति से प्रोसेस होता है। अतः इसे क्या होता है, अत्यंत तीव्र मेमोरी कहा जाता है, किसको, कैश मेमोरी को। आपके एग्जाम में पूछा जाता है तीव्र मेमोरी कौन सा है, अगर आपको रजिस्टर ऑप्शन में होता है तो आपको रजिस्टर को टिक करिएगा, अगर रजिस्टर ना हो तो आपको कैश को करना है। वो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, अगर दोनों दिया है तो फिर वो दोनों को ऐसे देगा, जैसे ए में है रजिस्टर, बी में है कैश, तो आपको देगा सी या डी में ऑप्शन देगा ए और बी दोनों, तो फिर दोनों ही लगाना आप, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक को चुनना है फिर भी, तो आपको रजिस्टर को प्रायोरिटी देना है। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से क्या करता है, हाई स्पीड डेटा एरिया का कार्य करता है। कौन, हाई स्पीड डेटा कार्य कौन करता है, वो करता है वो कौन, कैश मेमोरी, जिससे प्रोसेसिंग की में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, अधिक महंगी होती है। इसके इसके जो खर्चा है, जो भी खर्चा आपको अगर कैश मेमोरी अगर लगानी है आपके सिस्टम में, तो आपको जो खर्च है वो अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, इसमें खर्च अधिक होता है। आगे आते हैं रैम। रैम में क्या होता है, रैम अपना आप में इसका फुल फॉर्म में इसका सब कुछ छुपा हुआ है कि रैम कैसे कार्य करेगी, क्या करेगी। जैसे इसका फुल फॉर्म कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब इसमें अस्थायी है, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए इसमें क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। यह एक अस्थायी है, मतलब वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल वो आएगा, वोलेटाइल मेमोरी है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब जो वोलेटाइल मेमोरी में भी कौन सी, प्राथमिक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा का एक्सेस टाइम भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसके लाइन का मतलब आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसमें जो भी डेटा प्रोसेस एक्सेस के लिए दिया जा रहा है, उसमें इसका समय जो है ना, ये निर्धारित किसी भौतिक परिस्थिति, मतलब जो हमने दिया है फिजिकली, उसको जो डेटा दे रहा है उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसके प्रोसेसिंग के अनुसार ही इसके जो टाइम है वहां उस वो टाइम लेगा ये एक्सेस का ही, ना कि बाहरी समय को काउंट करेगा, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे आते हैं क्या, रोम। रोम में भी अपना फुल फॉर्म से क्लियर हो जाता है, उसका जो पूरा नाम है अगर वो आपको याद है तो इसका भी आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इसका पूर्ण रूप है। यह एक क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी क्या होती है,
रैंडम वाली क्या होती है अस्थायी, और रीड ओनली में क्या होता है परमानेंट। ये क्या होती है स्थायी मेमोरी होती है, दिस इज परमानेंट मेमोरी। दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा है, बाइलिंगुअल कंटेंट लिखा है, आप देख सकते हो इन सभी को, ठीक है। इसके साथ क्या, इसमें संग्रहित डेटा ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। यानी कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें कुछ चीजें पहले से जब बनाई जा रही है ना, जब कंपनी ने इसको सीपीयू को बनाकर तैयार किया है, उसी टाइम रोम को फिट कर दिया जाता है। उस समय कौन, जो भी निर्माता कंपनी है वो इसको क्या कर देती है, रख देते हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो इसको जो भी आपको मोबाइल में कुछ ऐप आते हैं बहुत सारी कंपनी अलग अलग, तो आप उनको चलाना नहीं चाहते, आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है परमानेंट होता है, रोम में रखा जाता है। उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो, मतलब उसको हटा भी नहीं सकते हो, रिमूव भी नहीं कर सकते हो, देन उसके बाद उसको बदल भी नहीं सकते हो। वो परमानेंट रहेगा, उसमें कुछ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हो, इसमें परमानेंट कार्य होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर किस में डाले जाते हैं, जैसे कि मेरा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, इसको आप चालू करते हो तो इसके अंदर जो प्रोसेस सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है एक तरह से। इसका जो भी अपना जैसे एंड्रॉइड लगा हुआ है मोबाइलों में, और अदर जो भी आपका अलग अलग होते हैं सारे कंप्यूटरों में, तो इस सबका जो अलग अलग अपना क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज होता है, उसका प्रोसेस सॉफ्टवेयर में आता है। तो वो जो स्टार्ट कर रहा है ना, उस टाइम जो वो उसको स्टार्ट करने के लिए हमने वो जो ढाला है सॉफ्टवेयर, वो किस मेमोरी में ढाला गया है, कहाँ स्टोरेज किया गया है, तो कहाँ किया गया है, वो किया गया आपका रोम में। वो किया गया आपका किस में, रोम में, वो आपका रोम के अंदर किया गया है। ठीक है दोस्तों, कहां पर किया गया, वो रोम के अंदर। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे सीमोस चिप, सीमोस चिप। अब आपने हो सकता है इसका नाम पहली बार सुना हो, या फिर बहुत सारे इससे पहले भी अवगत हो, लेकिन जो नहीं हो वो इसको अवश्य पढ़ ले, ध्यानपूर्वक सुन ले, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आजकल है ना डीप में जाने लगे। और आप इतना ध्यान रखिए कि जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की है ना, उसमें प्रोग्रामिंग वाली पोस्टें भी है इंक्लूड। और प्रोग्रामिंग वाली है तो मतलब साफ है कि वो अंदर डीप में जाएगा, पूछेगा, और आपसे कम क्वेश्चन भी नहीं आना है, 80 क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो लगभग 80 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे, एवरेज बता रहा हूँ, जो पिछली बार पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग, तो मान के चलो उस हिसाब से आपको डीप में क्वेश्चन जाएंगे, पूछेंगे भी से। ऊपरी ऊपरी नहीं घूमेगा वो, मतलब उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, और कुछ डिफिकल्ट होंगे। तो डिफिकल्ट में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। इसका जो फुल फॉर्म है चिप कंप्लीमेंट्री मेंटल ऑक्सिट सेमीकंडक्टर चिप। मतलब इसका आप इसका फुल फॉर्म तो नहीं, बट इसका वर्क जो है, क्या कार्य करती है, वो आपको याद रखना। क्या रखना, कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग लगातार परिवर्तित होती रहती हैं, या कंप्यूटर को उन्हीं अद्यतन अपडेट, मतलब ये क्या करती है, लगातार जो भी आप अपडेट कर रहे हो, ये सेटिंग लगातार परिवर्तित करती है। मतलब जैसे हमारा सिस्टम है, उसमें हमारी कोई डेट डली हुई है, जैसे आज का आपके सिस्टम में आज कोई डेट आ रही होगी, शो हो रही होगी प्रेजेंट टाइम की, और समय भी प्रेजेंट टाइम का शो हो रहा होगा, ठीक है। इसको अपडेट मिल रहा है, जैसे आज ही हो रहा है, कल उसका समय चेंज हो जाएगा, कुछ देर बाद उसमें वापस टाइम चेंज हो जाएगा। ये जो अपडेट लगातार हो रहा है ना, ये कार्य किस में हो रहा है, समय और इन सबका, ये होगा आपका सीमोस चिप में। सीमोस चिप में क्या होगा, डेट और इनको इसको बदलने का कार्य कौन करेगा, सीमोस करेगा। कुछ दिनों, कुछ जैसे दिन, मैंने आपको बताया समय, दिन, महीना तक कंप्यूटर को बंद रखा जाता है, फिर भी क्या होता है, वो चालू और जब भी उसे आप चालू करते हो तो उसमें समय और दिनांक वर्तमान के देखा जाता है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल देकर समझाया है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमोस मेमोरी क्या करती है, काम करते रहता है। सीमोस क्या करता है, कंप्यूटर बंद है, महीनों तक बंद है, सालों तक बंद है कंप्यूटर, लेकिन सीमोस मेमोरी फिर भी प्रेजेंट उस समय काम करेगी, वो लगातार अपडेट होती रहेगी। जब भी आप उसको चालू करोगे, आपको जब आप चालू कर रहे हो, मान लो मैंने अभी मेरा कोई सिस्टम लिया और मैंने 2024 में उसको क्या किया, 2024 में बंद किया, 2024 में बंद किया, और उसको मैंने 2025 में खोला, 2025 में खोला जा करके, तो जो एक साल के बाद में प्रोसेस करके मैंने खोला, तो जिस दिन उसको खोल रहा हूँ उस दिन की उसमें तारीख और वो समय शो करेगा तुरंत। क्यों, क्योंकि वो किसके कारण हो पा रहा है, ये तो ये हो पा रहा है सीमोस के कारण, क्योंकि वो लगातार अपडेट हो रही है और समय को अपडेट कर रही है, अपने आप को अपडेट कर रही है। आगे चलते हैं, आगे क्या है दोस्तों, जो अभी मैंने आपको पूरी बताई मेमोरी के बारे में, उसका एक और है डायग्राम के रूप में, ये आपको याद रहेगा, तो इससे आप क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझ जाओगे कैसे कार्य करता है कंप्यूटर अंदर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में कैसे काम हो रहा है, सहायक मेमोरी होती है, सहायक मेमोरी के रूप में कैसे रैम, ये बाहर रहती है सबसे सहायक मेमोरी, जो सेकंड, जिसको सहायक मतलब सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, सेकेंडरी मेमोरी।
इसके बाद क्या होता है, रैम से कनेक्ट होती है ये, और रोम क्या होती है, कैश से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। देखिए रैम और रोम दोनों किससे कनेक्ट होती है, रैम कैश मेमोरी से, रैम हो या रोम हो दोनों कैश से कनेक्ट होगी, और कैश किससे कनेक्ट होगी, सीपीयू से डायरेक्ट। ये सीपीयू वाला पार्ट है, ये सीपीयू वाला पार्ट है, सीपीयू में ही रजिस्टर होता है, सीपीयू में ही रजिस्टर होता है। तो हमने कैश का जो डेटा जाएगा आपको किसके पास आएगा, रजिस्टर के पास जाता है, और रजिस्टर में जो डेटा रखता है उसको क्या करता है, वो रन करता है। ऐसा भी हमने पढ़ा ही है ना, तो उसका क्या करता है, रन कौन करता है, सीपीयू करता है। ठीक है, तो ये इसको आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा कि किस तरीके से ये कार्य करती है, पूरा समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा सिस्टम यूनिट। हमने कौन कौन सा पढ़ा अभी, इनपुट डिवाइस वाला सिस्टम यूनिट पढ़ लिया है और मेमोरी यूनिट पढ़ लिया है। आगे आता है हमारा कौन सा, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। जो मतलब जो कंप्यूटर के जो डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे कि प्रिंटर है, और ये इनपुट के लिए मेरा एक पेन है, माउस है, ये माउस रखा हमारे पास तो माउस है, ये सब क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। इनको छोड़ करके जो भी हार्डवेयर होता है वो सब किसके अंदर होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, उसके अंदर रखा होता है पहले से। जैसे कि आप कुछ मान लो मदरबोर्ड है, इसके बाद आपका जो सीपीयू का जो अलग अलग बने हुए पार्ट्स है, आपको जो यूएसबी कनेक्टर है, ये सारे जो बने होते हैं ये किस में बने, कहाँ पर लगे होते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर ही लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट का क्या होता है अपने आप में, इसको डिवाइड किया मैंने एक डायग्राम के माध्यम से, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या होता है सिस्टम यूनिट में। तो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर बस होती है, और सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट किस में आता है, सिस्टम यूनिट में आता है। कौन कौन, मदरबोर्ड, कंप्यूटर बस और सिस्टम यूनिट। आगे चलते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। मदरबोर्ड क्या कहता है, क्या कार्य करता है, तो किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट कौन होता है, मदरबोर्ड होता है। ये एक मदरबोर्ड इस तरह का होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, सर्किट होता है, सर्किट किसी भी कंप्यूटर का मेन है ना, मुख्य है। अगर आपके सिस्टम में मदरबोर्ड, बहुत सारे आपको बोलते हैं कि आज का मदरबोर्ड खराब हो गया, ये इतना पड़ेगा, ये इतना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, ये ज्यादा सस्ता हो रहा है। अगर आपको ज्यादा ये हो रहा है, मदरबोर्ड खराब हो जाता है, तो क्या होता है उसमें, फिर आपका सिस्टम बंद हो जाता है। तो मतलब पूरा किस पर टिका होता है, आपका सिस्टम मदरबोर्ड पर टिका होता है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये यही बोल रहा है कि पूरा कंप्यूटर जो है आपका किस पर टिका है, आपका मदरबोर्ड के ऊपर टिका होता है, उसके बिना कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आपका जो सिस्टम का अगर मदरबोर्ड चला जाता है, आपको मदरबोर्ड डलाना पड़ेगा, सबसे महंगा ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर को ही वो हैंडल कर रहा है, वो चले हो रहा है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस क्या होता है, मदरबोर्ड पर बना तारों का समूह क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। ये कंप्यूटर बस होता है, मतलब ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ये बहुत सारे तार इधर इधर जुड़े हुए, ये 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 सारे तार जुड़े हुए। ठीक, ये सारे बहुत सारे तार जुड़े हुए, जो ये तारों का बहुत सारा समूह बन रहा ना, ये क्या होगा, आपको क्या होगा, मदर ये कंप्यूटर बस होगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, इसमें तार लगे होंगे, ये यहाँ लगा हुआ तार, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ लगा है तार, ऐसे बहुत सारे कनेक्टर, ये यहाँ लगा हुआ है, ये इधर लगा हुआ है, इससे बहुत सारे तार रहते हैं, बहुत सारे जुड़ा हुआ रहता है आपस में, वो क्या होता है, कंप्यूटर बस होती है। बस किसको कहते हैं, कंप्यूटर में बस के शब्द किस लिए प्रयोग किया गया, बस शब्द, तो क्या होगा, तारों के समूह के लिए। आपको ये याद रखना, ये पूछा जाता है, तारों का समूह मतलब बस किन्हें कहा जाता है कंप्यूटर में, तो तारों के समूह को। यह डेटा और संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। इसके दो प्रकार होते हैं दोस्तों, इसमें ऐसा है, इंटरनल भी होगा और आंतरिक भी होगा, और बाह्य भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। तो इसमें क्या होगा, आंतरिक वाला जो है ना, उसका क्या करता है, डेटा अंदर वाला, वो अंदर ही अंदर डेटा जो इसके ऊपर लगा मदरबोर्ड पे, तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को अगर कर रहा है, पूरा प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसको जो डेटा इधर से उधर ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं बस। और बस क्या है, तारों का समूह। ये इसके जो दो प्रकार है, कौन से दो प्रकार है, देखते हैं हम कौन कौन से हैं। इंटरनल सिस्टम, इंटरनल को क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट कहते हैं, और एक्सटर्नल बस कहते हैं। जो इंटरनल होता है उसके तीन प्रकार होता है अपने आप में। इसमें डेटा बस होती है, इसके बाद एड्रेस बस होती है, और कंट्रोल बस होती है। जो एक्सटर्नल होती है वो अपने सिंपल एक ही होती है। इसमें क्या करता है, बाहर से, जैसे हमारा यूएसबी है, हम उसको कनेक्ट करते हैं, पेन ड्राइव है, ये सारा हम कनेक्ट करते हैं, तो किससे कर पा रहे हैं, इससे कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल से। ये होगी हमारे कौन सी बस यूनिट तक पहुंचे हम। इसके बाद हमारा कौन सा बच रहा है आगे जो हम अगले क्लास में करेंगे, इसमें आपको बताया, जैसे मैंने ये बता दिया आपका, और ये बता दिया। अगला बचा आपका सीपीयू। तो सीपीयू के आगे हम अगले में बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए हम इतने रखते हैं दोस्तों। ये हम लोगों का आज का सेशन था। इसमें जो हमारा कोर्स चल रहा है वो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर चल रहा है, और हम लोग अब केवल यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का ही कोर्स नहीं करवाएंगे, आगे चल करके इसमें रीजनिंग का पोर्शन भी करवाएंगे। जीके जेस ऑलरेडी सर करवा रहे हैं, जीके जेस आपको सर करवा रहे हैं इस समय।
रीजनिंग का भी करवाएंगे, इसके साथ आपको मैथ्स का भी करवाया जा रहा है, मैथ्स का भी करवाया जाएगा। और इसी के साथ आपको मैथ्स के साथ में आपका क्या हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भी भर्ती चल रही है, परीक्षा आने वाली फरवरी में, 17 फरवरी के आसपास। तो आपको सर लोग जो हैं वो करवा रहे हैं क्या, कि हिंदी है, जीके जीएस है, स्टैटिक जीके, जैसे अभी उसको लेकर टारगेट लेके चल रही है बैच, हिंदी भी वहाँ पूछी जाती है तो वो करवाई जा रही है। तो दोस्तों आप उनको भी देखिए, क्लास प्ले लिस्ट में सारी क्लास रखी है, जिस तरीके से ये 2 क्लास आपको प्ले लिस्ट का हमने दिखाया है फोटो, वैसे सारी रखी हुई है, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं आराम से। वहाँ से आप जाकर के एक एक चीज क्रम व्यवस्थित क्रम से देख सकते हैं। आपने पहले ही क्लास में देखी है तो उनको वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से कंटेंट जो मिलेगा बिल्कुल परीक्षा उपयोगी मिलेगा, कहीं आपको बाहरी मतलब ऐसे घूमने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों ये रहा हमारा जो चैनल है, हमारी जो वेबसाइट है, उन सब के बारे में डेटा पूरा ये है, आप इसको देख सकते हो। क्या है कि ये जो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कि आप परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, तो आप उसको लाइक तो कर ही सकते हो दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उसको भी इसका फायदा मिले, वो भी इसका लाभ उठा सके। साथ ही क्या है, आप अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसमें कमेंट अवश्य करें। ये है आपका यज्ञ विद्या का जो यूट्यूब चैनल है, आप देख ही रहे हो इसमें, तभी ये देख पा रहे हो। और आपको अगर कोई भी अपडेट चाहिए लाइव और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस टेलीग्राम का जो ये रखा है इसको सर्च करेंगे, आप वहां मिल जाएंगे इस ग्रुप में। साथ ही क्या है, डाउनलोड कर लीजिए आप हमारे यज्ञ विद्या का जो ये है एप्लीकेशन उसको, ताकि आपको जो भी अपडेट चाहिए क्लास का वो तुरंत नोटिफिकेशन वहां पर भी मिल जाएगा। आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है दोस्तों, जो आज क्लास ली इसका आपको पीडीएफ चाहिए, आपने नोट्स नहीं बनाया, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा सोशल मीडिया को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर रखा है। आज के लिए रोकते हैं यही, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।